कल आपको अम्ल और क्षार लवण के बारे में सामान्य जानकारी दी है ना। अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं, क्षारों के सामान्य गुण क्या होते हैं, और लवणों के, लवण किसे कहते हैं, लवण कैसे बनते हैं, है ना। लवणों के प्रकार बताए, प्रबल अम्लीय लवण है, उदासीन लवण है और क्षारीय लवण। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया बताई। तो ये आपको कल नॉर्मल टॉपिक था जो आपको कल हमने समझाया। ठीक है, अब नया टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार की अम्ल क्षार की परिभाषाएं। या इनको अपन कह सकते हैं संकल्पनाएं। अम्ल क्षार की परिभाषा या संकल्पना, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल की और क्षार की अलग अलग परिभाषा दी। अम्ल और क्षार को अलग अलग तरह से क्या किया उन्होंने, समझाया। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले अपन अम्ल को समझेंगे। हाँ, एक बार यानी जिन वैज्ञानिकों ने संकल्पना दी है वो कौन कौन सी संकल्पना इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है अम्ल क्षार की आर्यनीय संकल्पना। यानी वैज्ञानिक आर्यनीय ने जो संकल्पना दी है वो क्या कहलाती है, आर्यनीय संकल्पना। इसी तरह से दूसरी संकल्पना है ब्रांस्टेड-लोरी। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना जो है वैज्ञानिक ब्रांस्टेड-लोरी ने दी है। और तीसरी है लुईस संकल्पना। यानी वैज्ञानिक लुईस ने अम्ल क्षार की जो परिभाषा दी है वो क्या कहलाएगी, लुईस संकल्पना। तो इस तरह से हमारे तीन संकल्पना हुई, आर्यनीय संकल्पना, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं किसको भैया, आर्यनीय संकल्पना। और इस आर्यनीय संकल्पना के अनुसार वैज्ञानिक आर्यनियस ने अम्ल को समझाया। वैज्ञानिक आर्यनियस ने अम्ल को कैसे परिभाषित किया, अम्ल किसे कहते हैं ये समझाया। तो यानी इस आर्यनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विलय होते हैं, क्या होते हैं भैया, विलय होते हैं। यानी विलय होकर, यानी जलीय विलयन क्या होते हैं, विलय होते हैं। और विलय होकर के हाइड्रोजन आयन, क्या चीज, हाइड्रोजन आयन यानी
आयन क्या करते हैं, देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में विलय होकर क्या करके, जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी जल में विलय होते हैं और विलय होने के बाद क्या करते हैं, वो जल में हाइड्रोजन आयन का यानी H+ आयन का, हाइड्रोजन धनायन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, या क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी दो बातें, जल में विलय होकर यानी जल में विलय होते हैं, और दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। दोनों शर्त होंगी, जल में विलय भी होंगे और विलय होकर के हाइड्रोजन धनायन देंगे। वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सरल परिभाषा है, वे पदार्थ जो जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे उदाहरण। तो कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जल में विलय होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो देखो, जैसे HCl अम्ल है, जिसको मैंने क्या बताया कल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है बच्चों ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में विलय होता है, किसमें विलय होता है, H2O, H2 मतलब जल। जब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, जब इसको जल में विलय करते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो है ये अलग हो जाता है और जल में विलय हो जाता है और क्लोरीन बाहर निकल जाती है। तो HCl जो अम्ल है वो जल में विलय होता है और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन धनायन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से कल खाया ना नाइट्रिक अम्ल खाया है, HNO3, क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल। क्या बच्चों ये, नाइट्रिक अम्ल। ये जल में विलय हुआ, किस में विलय हो गया, जल में, और क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। क्या दे रहा है बच्चों ये, हाइड्रोजन धनायन दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, कौन सा अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी जल में विलय होता है और क्या करता है, यानी हाइड्रोजन धनायन देता है। H2SO4 यानी क्या कर रहा है भैया, ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, तो ये अम्ल है, HCl अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन में क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जल में विलय होते हैं और विलय होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल हैं, इसके अलावा और भी अम्ल हैं। जैसे एसिटिक अम्ल बताया कल हमने, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या था भैया, CH3COOH है। अब ये जल में विलय होगा तो क्या होगा, इसको अगर हम जल में विलय करते हैं
तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा प्लस CH3 COO ये अलग हो जाएगा। यानी क्या ले रहा है ये हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है। ठीक है, तो ये सभी अम्ल हैं। और कौन से पदार्थ अम्ल कहलाते हैं? जो जल में विलय होते हैं और विलय होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, अम्ल किसे कहते हैं और अम्लों के उदाहरण। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, हमने अभी ये बताया कि अम्ल जो होते हैं वो कौन सा आयन त्यागते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। किस में देते हैं ये? जल में। किस में? जाओ जल में। अम्ल जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं और क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी पानी में, जल में हाइड्रोजन आयन रहता है। ठीक है, अब ये देखो कि हाइड्रोजन आयन जो है पानी में एक विशेषता है इसकी, जब ये पानी यानी जल में H2O में जब ये हाइड्रोजन आयन रहता है तो बच्चों हाइड्रोजन जो आयन है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। कैसे होता है ये? अत्यधिक क्रियाशील। ठीक है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त नहीं रहता, मतलब अकेला नहीं रहता। ये क्या करता है? इस जल के अणु के साथ मिल जाता है और मिलकर के क्या करता है? ये H3 आयन, ठीक है, क्या बनाता है? H3+O आयन के रूप में रहता है, जिसे अपन क्या कहेंगे? ये होता है हाइड्रोनियम। क्या होता है बच्चों? ये हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यानी जब ये जल में मुक्त होता है हाइड्रोजन तो ये मुक्त नहीं रहता। क्यों नहीं रहता मुक्त? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है और क्रियाशील होने के कारण जब पानी में रहेगा ना अंदर तो पानी से ही क्रिया कर लेता है। पानी का जो अणु है ना H2O उसी से क्रिया कर लेता है और क्या बने लेता है? H3O, जिसे कौन सा आयन कहेंगे? हाइड्रोनियन आयन। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि अम्ल जब जल में विलय होता है, विलय होकर के जब हाइड्रोजन आयन देता है तो वो हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं रहता, क्योंकि वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और जल के अणु से क्रिया करके कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोनियन आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम जो आयन होता है इसी रूप में ये यहाँ पर अंदर जल के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट में याद रखना, कई बार पूछ लेता है नोट्स के रूप में। ठीक है, जल में जो हाइड्रोजन आयन होता है किस रूप में होता है, किस रूप में रहता है? तो वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता। ठीक है, वो जल के अणु से क्रिया करता है और हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ अम्ल किसे कहते हैं। आर्हेनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दी, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है। ठीक है, अम्लों के उदाहरण आपके सामने हैं और ये भी याद रखना है कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में जो हाइड्रोजन है वो रहता है। ठीक है, चलो अब अम्ल की परिभाषा और उदाहरण देखें। अब आप देखेंगे अम्लों के प्रकार। क्या देखेंगे बच्चों? अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है बच्चों, तो अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। आपको याद होने से कल हमने बताए थे लवणों के प्रकार, बताए क्षारीय लवण, अम्लीय लवण और उदासीन लवण। बताए कि अम्ल और क्षार क्रिया करते जब क्या बनते हैं? लवण बनते हैं, है ना। तो आपने उसमें अम्ल दो तरह के देखे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ऐसे क्षार भी दो तरह के थे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो ऐसी तरह से जो अम्ल हैं, अम्लों के दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं प्रबल अम्ल
प्रबल अम्ल। अब हमें ये देखना है कि प्रबल अम्ल होते किन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि जल में विलय होने वाले पदार्थ और हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल। कौन से अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन बच्चों, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, या कह सकते हैं वियोजित हो जाते हैं। होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें प्रबल अम्ल कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। कौन से अम्ल हैं प्रबल अम्ल, जो पूर्णतया आयनित होते हैं, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहें पानी में अम्ल को डाला और अम्ल डालते वो पूर्णतः उसमें क्या होया, विलय हो गया, पूरी तरह से विलय हो गया, पूरी तरह से वियोजित हो गया, या पूरी तरह से आयनित हो गया, तब तो होगा वो प्रबल अम्ल। ठीक है, और जो पूरी तरह से पूर्णतया वियोजित नहीं होगा, मतलब आधा वियोजित होगा या बहुत कम वियोजित होगा, वो इसके उल्टा होगा, दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, ये पूर्णतया आयनित हो जाता है, या कह सकते हैं कि वो अम्ल जो पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, किसमें, जलीय विलयन में। जलीय विलयन में जो क्या हो जाते हैं, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, अब प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो देखो प्रबल अम्ल है जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, HCl अम्ल है, तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है, तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सभी क्या हैं, ये प्रबल अम्ल हैं। क्यों है ये प्रबल अम्ल, क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, यानी अपना जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये पूर्णतया इसको क्या कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कौन है ये, प्रबल अम्ल। इसके विपरीत देखो दूसरा अम्ल होता है आपका कौन, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। ठीक है बच्चों, अब दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, इसी के विपरीत देखो वे अम्ल जो जलीय विलयन, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या कह सकते हैं वियोजित नहीं होते, नहीं हो पाते, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल। तो एक चीज आपको नोट करिए आपने कि पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं हो पाते। उधर क्या लिख रहा है, पूर्णतः आयनित होते हैं, और यहां क्या लिख रहा है, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, यानी वो बहुत कम मात्रा में, आंशिक रूप से, आंशिक मतलब बहुत कम आयनित होते हैं। ठीक है, यानी पूरी तरह से आयनित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल
अम्ल कहते हैं। अब ऐसे कौन से अम्ल हैं? देखो, जो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में होते हैं, जैसे आपका एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल बच्चों? CH3COOH, एसिटिक अम्ल है। और जैसे H2CO3 है, ठीक है। ये कैसे अम्ल है? ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल है। तो ये सब कौन से अम्ल है भैया? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्यों है ये? क्योंकि ये अम्ल पूर्णतया आयनित नहीं होते, ठीक है। तो ये कार्बोक्सी अम्ल या एसिटिक अम्ल जो है कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने अम्लों को समझा। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल कौन होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, यानी आंशिक रूप से, यानी बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ? अम्लों वाला। आरएनएस की जो संकल्पना है उसमें अम्लों को समझाया हम। अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। अम्लों के प्रकार क्या होते हैं, ये हमने इस समय देखा बच्चों।